नमस्ते बच्चों, भटनेर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। शिक्षक आपके द्वारा हमने कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के भाग 3 का आज शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 भाग अपन पहले कर चुके हैं, जिसमें अपन ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में आरंभिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, तारों का निर्माण कैसे हुआ ग्रहों का निर्माण, सौरमंडल की संरचना क्या है और चंद्रमा जो पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है उसकी उत्पत्ति के बारे में देख चुके हैं। आज अपन पृथ्वी के उद्भव और स्थल मंडल के विकास, जीवन की उत्पत्ति के बारे में और वायुमंडल और जल मंडल के विकास के बारे में पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी की जो अपना एक अलग कैलेंडर जो ज्योग्राफी का चलता है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। आ जाओ। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ? पृथ्वी एक ग्रह रूप में बनी, ऐसा आप जानते हो। जब पृथ्वी एक ग्रह बनी तो उसका विरल वायुमंडल था, उसके पास हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही गैसें थी। उस समय वो बहुत गर्म थी। जीवन की ऐसी स्थिति पृथ्वी की नहीं थी कि जीवन की उत्पत्ति हो सके। उस रूप से जो आज की पृथ्वी बनी है, सुंदर वायुमंडल और जीवन से युक्त जो पृथ्वी अपनी बनी है, जिस पर जल, सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन सब उपलब्ध है, उस रूप में पृथ्वी को परिवर्तन होते होते 460 करोड़ वर्ष लग गए। जीवन के अनुकूल है वो पृथ्वी की संरचना अपनी कैसी है? परतदार अपनी पृथ्वी की संरचना है। वायुमंडल से बाहरी छोर, वायुमंडल के जो बाहरी यानी ऊपरी छोर है पृथ्वी का, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल का ऊपरी छोर है। यहां से लेकर के पृथ्वी के क्रोड तक घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। और सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी छोर में, जहां हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है, वहां सबसे कम घनत्व पाया जाता है। और सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी के क्रोड में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, जो 13.7 प्रति किलोग्राम सुकेर के हिसाब से है, जो अपन वहां देखेंगे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी क्या थी? एक वीरान ग्रह थी, वह गर्म थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो जब अपन खीर बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं, जब वो ठंडा होता है तो क्या होता है? उसके ऊपर एक परत आ जाती है। वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी आरंभिक अवस्था में एक परत आ गई, जिसको अपन स्थल मंडल के रूप में जानते हैं। कालांतर में जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा थी, उसमें जलवाष्प भी भरा हुआ था, तो जो ऊपर जो परत आई थी जिसने पृथ्वी को कवर किया था सर्वप्रथम स्थल मंडल के रूप में, उस में से भाप और उष्मा निकलने लगी, जिसको अपन ज्वालामुखी के रूप में, उद्गार के रूप में जानते हैं, जो पृथ्वी पर आज भी जारी है। स्थल मंडल पृथ्वी की भारी ठोस परत, कठोर परत है, जिसका विकास पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ। प्रारंभ में यह पिघला हुआ था, यानी स्थल मंडल की जो ऊपरी पृथ्वी की प्रपट्टी है वो प्रारंभ में कैसी थी? पिघली हुई थी। धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस बना। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और ऊपर की जो सतह है वो ठोस बन गई। उसके बाद अपन ये एक प्रक्रिया आती है इसमें, विभेदन की प्रक्रिया। विभेदन की प्रक्रिया क्या है? विभेदन यानी किसी चीज का भेदन, विभेदन यानी विभाजित करना। इस प्रक्रिया में किसको विभाजित किया जाता है? कम घनत्व और अधिक घनत्व वाले पदार्थों को। तो कैसे विभाजित करेंगे कम घनत्व और अधिक घनत्व वाले पदार्थों को? तो जब अपन कम घनत्व और अधिक घनत्व वाले पदार्थों को किसी एक ही स्थान पर या एक ही चीज में डालते हैं या एक ही वस्तु में डालते हैं, तो वह कम घनत्व वाला पदार्थ ऊपर और अधिक घनत्व वाला पदार्थ नीचे चला जाता है। ऐसे ही अपनी पृथ्वी में विभेदन के दौरान हुआ। जिसका घनत्व अधिक था वो पृथ्वी की क्रोड की ओर चले गए
और जिसका घनत्व सबसे कम था यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, तो वो पृथ्वी से सबसे करोड़ से सबसे दूर यानी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परतें बन गए। कम घनत्व वाले पदार्थों एवं अधिक घनत्व वाले पदार्थों का अलगाव। कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर रहते हैं और अधिक घनत्व वाले पदार्थ नीचे चले जाते हैं। जब आप एक गिलास लेते हैं, उस गिलास में पानी और तेल भरते हैं, तो क्या देखते हैं, इसमें पानी डालो और तेल डालो और इसको किसी वस्तु से यानी इस मार्कर से अपन इसको मिला देते हैं। ये ग्लास जब पारदर्शी है तो थोड़ी देर रखने के बाद आप देखेंगे कि जितना भी तेल था वो पानी के ऊपर तैरने लग गया है, यानी तेल का घनत्व पानी से क्या था, कम था, इसीलिए पानी नीचे है और तेल ऊपर आ गया है। जब आप मिट्टी को एक गिलास में डाल करके उसको घोलोगे या नमक को एक गिलास में डाल करके उसको घोलोगे और कुछ समय के लिए उसे शांत रख दोगे, अगर आपका गिलास पारदर्शी है तो आप आराम से देख सकते हैं कि जो नमक था या जो मिट्टी थी वो नीचे जाकर इकट्ठी हो गई है, यानी जल से मिट्टी या नमक का घनत्व अधिक था, इसीलिए वो नीचे चली गई। तो आशा है आपको विभेदन की प्रक्रिया है ये समझ में आ गई होगी। पृथ्वी पर कब कब ये विभेदन की प्रक्रिया हुई? वैसे तो विभेदन की प्रक्रिया जारी है, अभी भी जारी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा का स्थानांतरण इसी तरीके से होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 बार पृथ्वी में विभेदन की प्रक्रिया मोटे तौर पर देखी गई है। पहली बार जब पृथ्वी का निर्माण एक ग्रह के रूप में हुआ, उस समय पृथ्वी क्या थी, गर्म और उबलता हुआ ग्रह था, तो उसमें करोड़ की ओर अधिक घनत्व और ऊपर की ओर कम घनत्व वाले पदार्थ आ गए। उसके बाद जब अपना चंद्रमा बना तो दो बिग स्प्लिट की घटना मानी जाती है। उस समय पृथ्वी का दोबारा विभेदन हुआ, यानी कोई मंगल ग्रह से 2 से 3 गुना बड़ा एक पिंड आकर पृथ्वी से टकराया था, जो अपने चंद्रमा की उत्पत्ति में बढ़ा था। तो उस समय एक बार रोक दो भाई, बच्चों लाइट चली गई है, लेकिन अपन ये क्लास तो इतनी तो पूरी करके थोड़ा सा और बचा है, वो अपन ये लेसन अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो पृथ्वी पर कब कब ये विभेदन की प्रक्रिया हुई, इस पर अपनी बात चल रही थी। ऐसा आपको दिख रहा होगा क्योंकि इतना ज्यादा कोई धुंधा नहीं है, आपने पहले भी देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना वहां से। और अब भी मुझे मैं कैमरे में देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर कि आपको आसानी से दिख जा रहा है। हाँ, बढ़िया नहीं दिख रहा है ये बात है, लेकिन दिख जा रहा है, अपन इतने से काम चला लेंगे। तो पृथ्वी पर कब कब ये विभेदन की प्रक्रिया हुई? एक तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, उस समय भारी पदार्थ अंदर और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए, तो पहली तो विभेदन की प्रक्रिया तब हुई। उसके बाद जब बिग स्प्लिट की घटना हुई, यानी जब चंद्रमा के निर्माण में अपन ने पढ़ा था कि बिग स्प्लिट की घटना हुई, उस समय पृथ्वी का दूसरा विभेदन हुआ। ये 2 प्रमुख विभेदन पृथ्वी के माने जाते हैं, जिससे पृथ्वी के क्रोड, मेंटल और बाहरी यानी प्रपटी का निर्माण एक विभेदीकरण या परतदार संरचना में हुआ। ठीक है, तो उसके बाद अपन जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन लगभग, ये सूचना याद रखना आप, 3.8 अरब वर्ष पहले आया। महासागरों से जीवन उत्पन्न हुआ। प्रारंभ में सरल एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ। रासायनिक संरचना से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ या जटिल जीवों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, जिससे जल का निर्माण हुआ, पेड़ पौधों ने जन्म ले लिया और जैव विविधता का विकास हुआ। आशा है आपको जीवन की उत्पत्ति समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन देखने वाले हैं कि कैसे अपने वायुमंडल का विकास हुआ, वो अपन अभी देख लेते हैं। तो बच्चों अब लाइट भी आ गई है और अपन स्थल मंडल और जलमंडल का विकास भी देखने वाले हैं। स्थल मंडल और जलमंडल की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में अपन ने आदिकालिक गैसें पढ़ी थी, हाइड्रोजन और हीलियम। उन गैसों को सौर पवन ने पृथ्वी से हटा दिया, यानी
पहले पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो अब वीरान हो गया, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जो पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकता थी वो सौर पवनों द्वारा हटा दी गई है। उसके बाद पृथ्वी के खुद के डीगैसिंग प्रक्रिया के दौरान, यानी ज्वालामुखियों के प्रस्फुटन के दौरान क्या हुआ, अलग अलग गैसें जो पृथ्वी के गर्भ से निकली उनसे अपना वायुमंडल निर्मित हुआ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, सल्फर, ऐसी विभिन्न गैसें थी जो प्रारंभ में जहरीली भी गैसें हुई थी, और कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो जीवन के लिए जरूरी गैसें ये भी थी। धीरे धीरे पहली अवस्था में क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी और इन्हें सौर पवनों द्वारा हटा दिया गया, यानी पहली अवस्था अपनी पूर्ण हो गई। आदिकालीन गैसें कौन सी थी अपनी, हाइड्रोजन और हीलियम, उसको हटा किसने दिया, तो सौर पवनों ने पृथ्वी से उनको हटा दिया, अधिकतर मात्रा में इनको वो उड़ा ले गई। फिर उसको क्या थे अपनी पृथ्वी के भीतर से निकले भाप और जलवाष्प। इस भाप और जलवाष्प में पृथ्वी से क्या क्या गैसें निकली, तो इसमें अपनी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, सल्फो, ऐसी बहुत सारी गैसें निकली, जिससे अपना फिर वो वायुमंडल तैयार हुआ। इसके होने से अपने पास 50 करोड़ पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ साल बाद समुद्रों का निर्माण हुआ, उसमें जल आने लगा तो एक कोशि के जीवों का निर्माण हो गया। और जब जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण की घटना प्रारंभ हुई, यानी अपनी भाषा में जिसको कहते हैं कि समुद्र थे उनके किनारों पर जो कमोद्री होती है उनको शैवाल कहा जाता है, और अपनी भाषा में उसको क्या कहा जाता है, कमोद्री। बूढ़िया कह के क्या पानी में कमोद्री आ रही है, तो वह कमोद्री क्या करती, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने लग गई, जिनसे अपना क्या हुआ, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई और एक अच्छा पृथ्वी का वायुमंडल बन गया, जिसमें जीव रहने लायक हो गए, और जिसमें अपन आज खाना, पानी, सांस सब लेते हैं। पृथ्वी का ऐसे विकास हो गया। बाकी इसको अपन विस्तार से कहाँ पढ़ने वाले हैं, अपने ही इसी कक्षा के पाठ 8 में अपन इसको विस्तार से देखेंगे। एक बार आपने देख लिया कि पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था में आदिकालिक गैसों को यानी हाइड्रोजन और हीलियम को सौर पवनों द्वारा हटा दिया गया है। दूसरी प्रक्रिया में डीगैसिंग प्रक्रिया होती है। उसमें डीगैसिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो पृथ्वी के भूगर्भ में जो गैसें विद्यमान थी, जब स्तर मंडल बना तो उसकी एक पपड़ी ऊपर आ गई थी, उस पपड़ी को फाड़कर जो अंदर भूगर्भ में गैसें थी वो बाहर निकली। उन गैसों में कौन कौन गैसें शामिल थी, तो एक अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर, अमोनिया, मीथेन, ऐसी बहुत सी गैसें थी, और उसके साथ बहुत सारा जलवाष्प बाहर निकला, जिससे बादलों का निर्माण हुआ और पानी के रूप में वर्षा हुई, तो जल का निर्माण हो गया। जल का निर्माण होने से अपने समुद्र बने। समुद्रों के किनारों पर 3.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, जो शैवाल थे या एक कोशि के जीव थे वह आ गए, और उनसे क्या हुआ, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करने से अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतृप्त अवस्था में हो गई, जिनसे और जीवों का विकास जल्दी हो सका, यानी उन जीवों का विकास हो सका जो भोजन करते हैं और करने के बाद पचाते हैं, उन जीवों का विकास होने लग गया। तो ऐसे इसी रूप में अपने स्थल मंडल और जलमंडल का विकास हुआ है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा एक इसका कालक्रम और जान लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत अपन को जानना है। कालक्रम में अपन को क्या जानना है कि सबसे बड़ा कौन होता है, आप भी ऐसे लिखते जाना। सबसे बड़ा होता है अपना इयोन। सबसे बड़ा क्या होता है अपना इयोन, फिर महाकलप, फिर कलप, शायद ऐसे ही है, मैं थोड़ा एक बार किताब से कंफर्म कर लेता हूँ।
उसके बाद कल्प और उसके बाद युग। तो अपने भूगोल के कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी ईयोन, उसके बाद महाकल्प, उसके बाद कल्प और उसके बाद सबसे इसमें छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है युग। तो महाकल्प में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें अपने आर्कियन, पहला आता है आर्डियन, आर्डियन, फिर अपना आता है आर्कियन, आर्कियन, फिर उसके बाद आता है अपना प्रोटोजोइक, प्रोटोजोइक, और उसके बाद अपना आता है फेनेरोजोइक। अब ये आते हैं, अब आर्डियन है तो उसके आर्डियन के महाकल्प में कई भाग होंगे और इन महाकल्पों के कल्प में कई भाग होंगे। यानी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये अपनी ईयोन, उसके बाद अपना महाकल्प, उसके बाद कल्प और उसके बाद अपने युग आते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो जब अपन फेनेरोजोइक को बांटते हैं तो इसको प्राचीन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, आधुनिक, इन महाकल्पों में बांटा जाता है। प्राचीन में फिर प्राचीन के अलग अलग कल्प होंगे, मध्य के अलग अलग कल्प होंगे और इनके अलग अलग कल्प होंगे। इन कल्पों के अलग अलग युग होंगे और इनके अलग अलग युग होंगे। आपको इतना याद रखना है कि ईयोन इसकी सबसे बड़ी इकाई है और महाकल्प उसके बाद और कल्प उसके बाद और कल्प उसके ये उसके बाद। और पृथ्वी का निर्माण किस में हुआ? तो आर्डियन युग में पृथ्वी का निर्माण। ये कुछ मुख्य घटनाएं आपको याद रखनी है। आर्डियन युग में क्या हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ। आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनेरोजोइक, एक कोशी के जीव इसमें बने। एक कोशिकीय जीव और इसमें बहुकोशिकीय कोशिकीय जीव बने। तो इसकी ये इनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आपको एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और कुछ मतलब डायनासोर उनके उद्भव का काल आप उस बुक की सारणी से देख के थोड़ा देख लेना। लेकिन ये याद रखना सबसे बड़ा क्या होता है? ईयोन, फिर महाकल्प, कल्प और युग। अब आपको इनको जानने के बाद वो सारणी है वो आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, वरना तो वो समझ में ही आपको थोड़ा देखने में अटपटा लगेगी। तो आप उसको देख लेना। ये पेज नंबर पे अपनी 18 पे दी हुई है। तो इसमें आप क्या देखोगे? ईयोन, और ईयोन में आप इसमें ये डायनासोर, ये क्रिटेशियस युग का है, ये याद आप रखना थोड़ा। डायनासोर का उद्भव, डायनासोर का विलुप्ति काल, वो थोड़ा आप इसमें देख लेना। वैसे पेपर में तो नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये याद रखना। इनको कभी हो सकता है दे दे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या इनको क्रम वाइज मिला, मतलब क्रम वाइज व्यवस्थित करो। तो इसमें ईयोन, महाकल्प, कल्प और युग, इनको आप जरूर जरूर याद रखना। जय हिंद, जय भारत। और अपने चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, ये आपका नैतिक दायित्व है। यही है, हम आपको पढ़ाने की या आपके लिए मेहनत करने की कोई फीस नहीं लेते, और हम आपको इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा पढ़ाने में इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार को बड़ा बनाओ, जितना बड़ा हो सके, जितना आप अपना योगदान देश को उससे ज़्यादा दो। जय हिंद, जय भारत। भटनेर एजुकेशन हब हमेशा आपके साथ खड़ा है।